अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन मीटर एम्पलीफायर है। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि कॉमन मीटर एम्पलीफायर, लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जो ट्रांजिस्टर होता है उसको हम एज ए एम्पलीफायर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर हमें बेसिक चीज़ का पता होगा तो हमें ये बातें समझने हमारे लिए आसान हो जाएंगी। सबसे पहले देखिए, ये मेरे पास क्या है कि ये मेरे पास बेस है, ये कलेक्टर है और ये एमीटर है। यानी कि इन चीज़ों को हमने ये यानी कि बहुत पहली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ। बेस क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है और एमीटर क्या होता है। ओके, तो जो हमारे पास ये बेस है, इस बेस को कनेक्ट किया हुआ है हमने बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ओके, और जो हमारे पास ये एमीटर है इसको हमने ग्राउंड किया हुआ है, और जो ये कलेक्टर है इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है VCC से। यानी कि इन अदर वर्ड्स मैं ये कहूँ कि जो हमारे पास ये एमीटर है ना, ये जो एमीटर है, इस एमीटर को मैंने ग्राउंड कर दिया है। ग्राउंड करने का मतलब क्या है कि इसके टर्मिनल को मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ है, और जो बेस को मैंने अटैच किया हुआ है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ओके, यानी कि बेस का जो अटैच किया हुआ है मैंने जो बैटरी है VBB, इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और कलेक्टर को मैंने अटैच किया हुआ है VCC के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। अब यहाँ क्या होगा कि हम ये पहले जानते हैं कि जो एमीटर होता है इसमें ऑलवेज हमेशा ये फॉरवर्ड बाइस में वर्क करता है, और जो कलेक्टर होता है वो हमेशा ऑलवेज रिवर्स बाइसिंग में वर्क करता है। तो हम जानते हैं जो फॉरवर्ड होता है उसमें रेजिस्टेंस कम होता है, यानी कि करंट इजीली फ्लो कर सकता है। जो कलेक्टर होता है उसमें जो रिवर्स बाइसिंग होती है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, और जो हमारे पास करंट है वो मिनिमम या फिर ना होने के बराबर गुजरता है उसमें। तो अब यहाँ हमारे पास जो ये कलेक्टर है इसको जब हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया हुआ है, क्योंकि हम ले रहे हैं NPN। क्या ले रहे हैं? NPN। इसका मतलब क्या है कि जो कलेक्टर है यहाँ भी N है, जो बेस है ये P है हमारे पास, जो एमीटर ये भी N है। यानी कि जो हमारे पास कलेक्टर है, कलेक्टर में N रीजन है, N रीजन में को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया, तो यहाँ रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी। और यहाँ P है और यहाँ N है। N को हमने ग्राउंड कर दिया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने N को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया, तो यहाँ फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। यानी कि रिवर्स बाइसिंग इज होगी कलेक्टर में और कलेक्टर में, क्योंकि इसको कलेक्टर को हमने यानी कि N रीजन को, जो कलेक्टर में N रीजन है, इसको हमने अटैच कर दिया VCC के बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। अब ये हमारे पास जो करंट होगा, जो भी वोल्टेज होगी, जो फॉरवर्ड बाइसिंग हो वो इधर होगी एमीटर में। ओके, यानी कि ग्राउंड साइड में ये एरो लगा हुआ है। ओके, तो अब हम यहाँ हमने क्या मालूम करना है, इस टॉपिक में हमने इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, आउटपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन, करंट गेन और पावर गेन हमने इसमें फाइंड करना है। ओके, तो ये देखें कि हमारे पास अच्छा एक और भी है, फेज इन्वर्जन भी हमने इसमें फाइंड करना है। अब जो हमारे पास फेज होगा वो हमारे पास इनपुट ये है और आउटपुट हमारे पास ये है। इनपुट में जो हमारे पास ये यानी कि जो इनपुट है हमारे पास ये वाला, इनपुट में जब पॉजिटिव साइकिल, हाफ साइकिल है, जब ये इसको हम देखेंगे आउटपुट में तो हमारे पास ये हो चुका होगा। यानी कि इनपुट ये है और आउटपुट ये है। इसका मतलब क्या है कि इनपुट यहाँ 180 का एंगल बन रहा है। सिमिलरली अगर हम सेकंड हाफ साइकिल को देखें तो ये निचली वाली साइड पर है, तो यहाँ आउटपुट में हमारे पास अपर साइड पर है। एक ये बात होगी कि 180 का एंगल है। सेकंड बात ये है कि जो यहाँ एम्पलीफिकेशन हुई है, एम्पलीफाइड हुआ है सिग्नल हमारा इनपुट वाला आउटपुट में आकर। ओके, तो अब ये कैसे हुआ है कि जब हमने ये देखे यहाँ से जो इनपुट दिया हमने VBB की मदद से, जब हमने इनपुट दिया तो वो हमारे पास इनपुट ये है। तो अब ये इनपुट यहाँ आएगा इस तरह के, जो हमारे पास जब पॉजिटिव साइकिल हमारे पास होता है इनपुट का होता है, तो उस वक्त जो हमारे पास इनपुट एमीटर वाला करंट होता है वो इंक्रीज कर जाता है।
यानी कि जब यहाँ से जो इनपुट होगा, ये इनपुट है, जब ये पॉजिटिव साइकिल हाफ साइकिल यूज़ होगा तो यहाँ क्या होगा कि एमीटर में जो करंट होगी वो इंक्रीज़ करेगी। ये तो सिंपल सी बात है। ओके, क्योंकि पॉजिटिव है तो यहाँ हमारे पास क्या होगी, इनपुट जो एमीटर करंट होगा वो इंक्रीज़ होगा। तो हम जानते हैं जब एमीटर करंट इंक्रीज़ होगा तो हमारा कलेक्टर करंट भी इंक्रीज़ होगा। वो कैसे, हम एक रिलेशन जानते हैं, इधर लिख लीजिएगा, वो मैंने मुझसे नहीं लिखा गया, कि आई ई इज़ इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। यानी कि आई जो हमारे पास एमीटर का करंट होता है वो किसके इक्वल होता है, जो ये एमीटर का करंट होता है वो किसके इक्वल होता है, जो इस आई बी जो हमारे पास ये करंट आ रहा है और जो हमारे पास ये आई सी करंट हो रहा होता है उसके इक्वल होता है, उनके सम अप के इक्वल होता है। यानी कि आई जो एमीटर का करंट होता है वो आई इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, बेस वाले करंट के प्लस कलेक्टर वाले करंट के, इन दोनों के सम अप के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी फॉरवर्ड बायसिंग होगी तो हमारे पास एमीटर करंट इंक्रीज करेगा। एमीटर करंट इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास बेस करंट और जो कलेक्टर करंट है उनका सम अप भी इंक्रीज हो रहा है। इन अदर वर्ड्स व्हेन द एमीटर करंट इज इंक्रीजेस देन कलेक्टर करंट आल्सो इज इंक्रीजेस। ओके, तो अब खैर मैं फार्मूला दोनों लिखता हूँ, जो अब हमने एक मैंने बताया, एक और अब नेक्स्ट यूज़ करने लगे हैं, वो हम दोनों लिखते हैं इधर। जो है एमीटर करंट किसके इक्वल है, ये आई बेस वाले करंट के और प्लस कलेक्टर करंट के इक्वल है। जब ये इंक्रीज होगी तो मेरे पास कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होगा। अब इसका मतलब क्या है, पहले ये सेकंड इक्वेशन देखें। वी नॉट क्या है, ये मेरे पास वी सी ई है, यानी कि जो मेरे पास ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, ये वाला ये मेरे पास आउटपुट है। इस आउटपुट को हम वी नॉट से या फिर वी सी ई से डिनोट करते हैं, काम कलेक्टर मीटर। ओके, वी नॉट या फिर वी सी से डिनोट करते हैं। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है वी सी सी नेगेटिव आई सी आर सी, इसके इक्वल होता है हमारे पास। ओके, अब जो हमारे पास आई सी सी है वो हमारे पास सॉरी वी सी सी है ये है, और आई सी और आर सी क्या है, आई सी ये वाला जो इसमें फ्लो कर रहा है, और आर सी जो हमारे पास है इसके अलॉन्ग जो ड्रॉप होता है उसको हम आर सी का नाम देते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब एमीटर करंट इंक्रीज फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, किस केस में, इस केस में जब फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो एमीटर करंट इंक्रीज करेगा। एमीटर करंट के इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि आईसी इंक्रीज करेगी। आईसी इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये फैक्टर है, क्योंकि ये आईसी और आरसी है ना, ये इंक्रीज करेगा। इसके इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि जो वी नॉट की वैल्यू है वो नेगेटिव में आ रही है। अगेन सुन लीजिएगा, ये पॉइंट है इम्पोर्टेंट, कि जब हमने इनपुट दिया, इनपुट का ये हम हाफ साइकिल ले रहे हैं, जब ये इनपुट यहाँ से हो बेस में से गुजरेगा तो फॉरवर्ड बायसिंग किस में होगी, एमीटर में होगी ना। तो जो हमारे इसमें से एमीटर में फॉरवर्ड बायसिंग में करंट क्या होता है, ज़्यादा होता है और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होती है। जब कलेक्टर में जो हमारे पास करंट वो बहुत मिनिमम और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो जब ये आई बी जो है एमीटर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो ये आई ई किसके इक्वल है, इसके जो ये इसमें फ्लो कर रहा है ये वाला आई बी प्लस आई सी। ओके, इस दोनों की सम अप की इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास आई इंक्रीज होगा तो हमारे पास आई सी भी इंक्रीज होगा। तो आई सी इंक्रीज होगा तो इस रिलेशन से हम देखते हैं तो ये आई सी आर सी भी इंक्रीज होगा। जब ये इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या है, जो वी नॉट है, जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है, वो उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। इसलिए जो हमारे पास ये होता है ये नेगेटिव में आता है, और नेगेटिव में आने के साथ साथ क्या होता है, ये एम्पलीफाइड होता है। ओके, यानी कि इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है इनपुट की निस्बत। ये हमारे पास रिलेशनशिप है। तो सिमिलरली जब हम हाफ साइकिल के लिए अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि जो एमीटर वाला होगा ये रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी, जो कलेक्टर में हमारे पास क्या हो जाएगी, अल्लाह भला करे आप लोगों का, क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी। तो इसका उल्ट हो जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगी। ओके, तो यहाँ आगे हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस है। इनपुट रेजिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला है आर इज इक्वल टू, जिसका ओम लॉ के मुताबिक वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना फार्मूला, वहाँ से आर को अलग किया तो हमारे पास आर इज इक्वल टू वी ओवर आई हो गया। आई एन ये इनपुट को शो कर रहा है, ये आई एन। ओके,
तो वी को मैं वी बी लिख सकता हूँ, यानी कि इनपुट वोल्टेज को मैं वी बी भी लिख सकता हूँ। ये क्यों और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैंने पिछली वीडियोज़ में डिटेल में बताया हुआ है। अब मैं वीडियो ये लंबी नहीं करना चाह रहा, तो अगर आप लोगों को पता है तो बेहतर बेहतर है, बेस्ट। अगर नहीं पता तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो हम इनपुट करंट को बेस करंट भी कह सकते हैं, यानी कि इनपुट ये देखें ना, जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज है जो वी बी की मदद से ले रहे हैं, उसको हम वी वोल्टेज वी बी भी कहते हैं, कि जो हमारे पास यहाँ है वो वी बी है, और यहाँ ही हमारे पास आई बी है। यानी कि जो इस बैटरी की वजह से जो वोल्टेज जो करंट होगा उसको हम इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट कहेंगे, या फिर हम उसको बेस करंट या बेस वोल्टेज कहेंगे। ये सिंपल यानी कि कंसेप्ट है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, अब जो मेरे पास ये इनपुट वोल्टेज यानी कि जो बेस वोल्टेज है वो किसके इक्वल होता है, आई ई आर ई के इक्वल होता है। ये देखें, ये हमारे पास फार्मूला है। ओके, अब जो हमारे पास ये है, इसको आर ई है, ये हमारे पास क्या इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस होता है। यानी कि ये याद रखिएगा, हर रेजिस्टेंस, हर ट्रांजिस्टर की कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस होती है, जिसको हम आर ई से डिनोट करते हैं। इसकी फार्मूला ये है, 25 है मिली वोल्ट है, और नीचे क्या है, एमीटर करंट है। जब हमें एमीटर करंट मालूम होगा तो हम बआसानी आर ई यानी इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ओके, जब ये फाइंड होगा तो हम ये भी इजीली फाइंड कर लेंगे। ओके, तो आई बी क्या किसकी इक्वल है, तो ये देखिए आई बी इसकी इक्वल है। यानी कि जो बीटा है ये किसके इक्वल होता है, आई सी ओवर आई बी की इक्वल होता है, और आई सी को मैं आई ई लिख सकता हूँ। ओके, और आई बी वैसे का वैसे ही है। जहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा आई बी की, तो ये बीटा नीचे आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू को मैं इधर पुट कर दूंगा। अब ये फार्मूला कहाँ से आया, इसको भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है डिटेल से। तो खैर ये आई कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बीटा आर ई बच जाएगा। ओके, ये मेरे पास इनपुट रेजिस्टेंस है। तो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो गया मेरे पास, जो रेजिस्टेंस। ओके, इनपुट फेज का भी हो गया, इनपुट का भी हो गया, आउटपुट का भी हो गया। तो अब हमारे पास आ गया वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन ये सिंपल अब हमारे पास फार्मूले हैं। गेन को हम डिनोट करते हैं ए से, तो यहाँ वी लग गया, ये बन गया हमारे पास वोल्टेज गेन हो गया। अब हमारे पास जो, अच्छा, गेन का जो फार्मूला होता है वो होता है हमेशा आउटपुट ओवर इनपुट। तो हम ले रहे हैं वोल्टेज गेन, तो ऊपर वोल्टेज आ जाएगा, नीचे भी वोल्टेज आ जाएगा। तो वोल्टेज का फार्मूला हमारे पास ओहम लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो ऊपर भी आई आर, नीचे भी आई आर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आर सी ओवर आर ई। आर सी क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस है, और आर ई क्या है, स्मॉलर, ये मेरे पास क्या है, इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर। करंट गेन होता है, करंट गेन को हम ए से और करंट की वजह से आई लिख रहे हैं। तो आउटपुट ओवर इनपुट, यानी गेन हमारे पास हमेशा आउटपुट ओवर इनपुट होता है। तो आई सी ओवर आई बी। तो पावर गेन क्या होता है कि वोल्टेज गेन और करंट गेन का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम पावर गेन का नाम देते हैं। अच्छा, अभी यहाँ देखें कि जिस तरह मैंने बताया कि कैपेसिटर वाला भी एक सर्किट होता है, तो उसमें हम कैपेसिटर इधर लगाते हैं, ये C1 है, ये C2 है, ये कैपेसिटर है हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास इस तरह सर्किट होता है विद कैपेसिटर। कैपेसिटर का सिर्फ और सिर्फ इतना काम होता है कि वो इनपुट की लो वैल्यू को हाई वैल्यू करके दे देती है आउटपुट में। यानी कि अगर हम विद आउट कैपेसिटर जितनी हमारे पास आउटपुट आ रही है, तो अगर हम कैपेसिटर यूज़ करें तो वो आउटपुट ज़्यादा हो जाएगी। सिर्फ यही कैपेसिटर लगाने का फ़ायदा होता है। अच्छा, एक पीछे गलती हो गई थी, वो यानी कि मैंने ऊपर में मेंशन भी किया था कि एन अदर रजिस्टर, यानी कि वो ये था कि एक ये आर एल है, ये हमारे पास ना, ये लोड रजिस्टर कहलाता है ये हमारे पास। ओके, तो यहाँ जो होगा आर एल होगा, आर सी नहीं होगा। आर सी के लिए हम एक अलग रजिस्टर यूज़ करेंगे, जो हमने फार्मूले में आई सी आर सी यूज़ किया था। जो आर सी वहाँ मैंने मेंशन किया था, वो मैंने गलती से आर एल पर मेंशन कर दिया था। वहाँ हम एक एन अदर रजिस्टर यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ हमारे पास होता है आर सी होता है। ओके, तो ये